हम लोगों को न्याय दिलाते हैं, हम खुद न्याय से वंचित हैं। वो बच्चे के माँ बाप लोग आके वहां रो रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं, वो सोच रहे हमारे बच्चे तो हमारे सीनियर के यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए गए हैं और यहाँ देखो तो वो आरोपी बन गए हैं। तो क्या प्रोटेक्शन है हमको? इतना बड़ा जीरो। हम लोग 10,000 वकील लोग हैं आज नागपुर में, उसके बावजूद अगर हम हमारे परिवार के संग, हमारा परिवार है, सबसे पहला हमारा परिवार ये है। तो मैं सबको बोलता हूँ कि ये काला कोट हमारा परिवार, हर दुख सुख पे अगर खड़े रहते तो हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते। जैसा अभी अतुल भाई ने कहा, पड़ोसी साथ नहीं आते, रिश्तेदार नहीं आते, आपके घर के लोग साथ नहीं आते, लेकिन आपके पुलिस जो रहते हैं काले कोट वाले, ये हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। और जितने भी मैं चेहरा देख रहा हूँ ना, ये हर चेहरा मेरे को कहीं भी कोई एजिटेशन होता है, वकील भाई बंधु के साथ गलत होता है, तो ये पूरा एकजुट होकर खड़े रहते। सर ये ताकत है हमारे नागपुर। ये जैसा फिल्टर करके लाते ना, ये फिल्टर किए हुए हीरे पूरे की पूरी। ये सही मायने में जल्द से सड़क पे आके लड़ना, एक सिस्टम से बुराई दुश्मनी लेना और अपने परिवार के काले कोट को बचाना, ये बहुत कम लोगों की सोच है। और आप सर सौभाग्य वाले हो कि आपका ऐसे इतने हीरे मिले आपको, और आप हमारे जौहरी हो सर। बहुत अच्छा एक कार्यक्रम 31 तारीख को ऑर्गेनाइज किया है नागपुर के पूरे जो 50-55 लोग जा रहे हैं। कितने 55 लोग थे समझ 70-72। अब आप उसको 71-73 बोला, कोई सुरक्षा नहीं है। आज डॉक्टर्स को सुरक्षा है, आज पॉलिटिशियंस लोगों को सुरक्षा है, गवर्नमेंट के कर्मियों को सुरक्षा है, इवन पत्रकारों को सुरक्षा है, लेकिन हम लोगों को न्याय दिला रहे हैं। हम आज हमारे पास कैसे कैसे क्लाइंट्स आते हैं, हमको जजेस लोगों से लड़ना पड़ता है, वकीलों से न्याय दिलाने, पुलिस से लड़ना पड़ता है, क्लाइंट को सेटिस्फाई करना पड़ता है। यानी हम लोग इतना असुरक्षित माहौल में रहते हैं, लेकिन हमारी कोई कदर नहीं करता है। तो हमको हमारा हक, लोगों को हक दिलाते हैं, हमको भी हमारा हक मांगना पड़ेगा। और ये सरकार एक ऐसी है कि आवाज नहीं सुनती। सरकार की भी क्या गलती बोलो दोस्तों, आजकल तो बच्चा नहीं रोता तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो ये तो सरकार है, तो ये सरकार को ठोक बजा के हमको हमारा हक मांगना पड़ेगा। हम लोग ने मुख्यमंत्री को भी निवेदन दिया था 6-7 महीने पहले, यहाँ पे सेंट्रल लॉ मिनिस्टर भी आए थे, उनको भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिए थे। और लॉ मिनिस्टर ने, मैं झूठ क्यों बोलूं, उन्होंने दिल से एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए उन्होंने हम लोगों को वादा भी किया था कि मैं जरूर उसको लागू करवाऊंगा करके। बस एक ही रिक्वायरमेंट है कि हम सब लोगों को एकजुट होना है और खुद को बुलंद करना है, तो हम हमारा हक मांग सकेंगे। मेरे को अल्लामा इकबाल के एक कलम याद आ जाता है जो आपको जरूर सुनाऊंगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। हमको बुलंद होना है और हमारी कामयाबी मिलेगी। और मैं आपको गारंटी देता हूँ 1 जून के महीने में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा और उसका श्रेय जो जाएगा वो हमारे पूरे भाई बंधु जो यहाँ जमा है उनको जाएगा। थैंक यू। वलीजा सर, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट विलास राऊत जी, नागपूर जिल्हा अध्यक्ष एडवोकेट छत्रपती शर्मा, माझे जीवलग मित्र एडवोकेट कंवर सतुजा, नितीन देशमुख आणि गणोरकर, त्याचप्रमाणे माझी बंधू आणि भगिनींनो, मागील काही वर्षापासून अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच चा सर्वात पहिला महत्वाचा मुद्दा जो कोणताही असेल तर तो म्हणजे ऍडव्होकेट प्रोटेक्शन ऍक्ट। आणि सर्वात जास्त हिरवीनं काम करत असेल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच तर पर्टिक्युलर प्रोटेक्शन ऍक्ट साठी त्यांच्या कितीतरी सभा झालेल्या, कितीतरी धोरणे झाले असतील, कितीतरी मोर्चे निघालेले असतील, पण तो अजूनपर्यंत सरकारला कुठलेही त्या बाबतीत करता आलेलं नाही। हे आमच्यासाठी शोक आहे। मित्रांनो, ज्यावेळेस या संघाची मंचाची स्थापना झाली त्यावेळेस हे झाड दिसतंय ना, त्याला 4 किंवा 5 पानं आहेत, त्यावेळेस फक्त 5 पानं होते आणि त्याच्यानंतर ते झाड जसं भरलेलं आहे तसंच हे मंच आता भरलेलं आहे असं मला वाटतं। आणि हे असंच भरत राहू आणि वकिलांवरती आता एवढ्या दिवसामध्ये आपण बघतोय की वकिलांवरती बरेचसे हल्ले होतात आहे, वकिलांवरती छळ होतात आहे। आता आपण बघितलं की एका वकिलाला एका पोलिसांनी थापड मारली। एक 33 वर्ष प्रॅक्टिस करणाऱ्या वकिलाला सुद्धा 353 चा सामना करावा लागला। तर ही गोष्ट खरोखरच वकिलांवरती हा जो अन्याय होतो आहे, राजस्थान सारख्या जिल्ह्यामध्ये
प्रोटेक्शन ऍक्ट लागू होऊ शकतं तर आपल्या महाराष्ट्रामध्ये का नाही, आणि याच्यासाठी हिरिरीनं प्रयत्न जर कोणी करत असेल तर ते खरोखरच संयुक्त राष्ट्रीय मंच करत आहे असं मला वाटतं. आणि यापुढे मला असं वाटतं की बाकी आमच्या नागपूर शहरामध्ये आता कमल सरांनी सांगितलं की वकिलांनी खरोखरच संघटित होणं आवश्यक आहे. मित्रांनो, संघटित होणं खूप आवश्यक आहे. मग पर्टिक्युलर एका विशिष्ट माणसाकरता संघटित व्हायला नाही पाहिजे. जो कोणी माणूस असेल, तो कुठल्याही समाजाचा असेल, कुठल्याही धर्माचा असेल, कुठल्याही पंथाचा असेल, त्या माणसासाठी तो फक्त वकील आहे. तो आमच्यासाठी वकील आहे आणि वकील म्हणून त्याच्या पाठीशी उभं राहणं आवश्यक आहे. परंतु काही जण फक्त आपल्या पर्टिक्युलर माणसासाठीच हिरिरीनं प्रयत्न करतात, त्यांच्यासाठीच पोलिसांच्या विरुद्ध अन्याय झाला, आपल्या विरुद्ध अन्याय झाला तर पोलिसांकडे जाऊन चौकशीसाठी मागणी करतात. ही चुकीचं आहे असं मला वाटतं. शाहीद राजा आज 30 वर्षापासून तो वकिली करतो. तो माणूस सिव्हिल प्रॅक्टिस करतो, पण त्याच्यावरती मला असं वाटत नाही की आजपर्यंत कुठली केस दाखल झालेली असेल. परंतु तो माणूस जेव्हा या पर्टिक्युलर प्रॉपर्टीवर स्टे आहे हे कागद दाखवण्यासाठी तिथे जातो आणि त्याच्यावरती 353 सारखा गुन्हा दाखल होतो, ही आपल्यासाठी खरंच शोकाची गोष्ट आहे. म्हणून त्या माणसासाठी सुद्धा आम्ही प्रयत्न केलेले आहेत असं नाहीये. आणि आमचं असं म्हणणं आहे की ज्या वकिलांवरती समजा अन्याय झाला असेल तर डीबीए तुमची आहे, डीबीला तुम्ही वेगळं समजू नका. पण काही लोक डीबीला हे वेगळं समजतात. ते फक्त रात्र 9 वाजले 10 वाजले की ते आपले मेसेजेस सुरू होतात. पण कामाच्या योगामध्ये आम्ही प्रत्येक जण हा मेसेज बघतो असं नाहीये. म्हणून एक डीबीला तुम्ही कुठली तरी एक कल्पना द्या किंवा असं झालंय म्हणून सांगा. डेफिनेटली आम्ही तुमच्या मागे हिरिरीनं आम्ही तुमच्या मागे म्हणजे उभं राहू. याच्या अगोदरही 2-3 केसेस झालेल्या होत्या. एक लेडीज मुलगी, आपली वकील मुलगी सायंकाळला इव्हनिंग वॉक करत होती, तिच्यावर 2दा 354 झाला. आणि 354 झाल्यानंतर सुद्धा जेव्हा तिने आम्हाला सांगितलं तर आम्ही त्या माणसाचा PCR होऊ दिला नाही. तो माझ्याच समाजाचा माणूस होता. याचा अर्थ असा नव्हे की त्या माणसाने त्या वकिलींवरती अन्याय करावा. म्हणून आमच्याकडे ज्या ज्या लोकांच्या तक्रारी आल्या त्या लोकांवरती डेफिनेटली आम्ही त्या लोकांसाठी आम्ही डेफिनेटली पोलिसांकडे म्हणा, कमिशनरकडे किंवा कोर्टामध्ये आम्ही जाऊन पैरवी केलेली आहे मित्रांनो. आणि आता ही बाब इतकी वाढलेली आहे की म्हणूनच आम्ही आता कमिशनर साहेबांकडे गेलो. कमिशनर साहेबांकडे गेल्यानंतर त्यांच्याशी मीटिंग झाली आणि मीटिंग मध्ये असं ठरलंय की ज्या ज्या वकिलांवरती गुन्हे दाखल झालेले आहेत त्या लोकांनी डिस्ट्रिक्ट बार असोसिएशनकडे आपापली FIR ची कॉपी द्यावी, जेणेकरून आम्ही एक जॉईंट मीटिंग घेणार आहोत. त्यामध्ये DA साहेब राहतील, जॉईंट CP राहतील, CP राहतील, DCP राहतील, ACP राहतील आणि आपली एक्झिक्युटिव्ह बॉडी राहतील, काही मान्यवर राहतील. अशा लोकांची एक मीटिंग घ्यायचं ठरलेलं आहे, जेणेकरून ज्यांच्यावर खरोखरच चुकीचे गुन्हे दाखल झाले असतील ते परत घेण्यासाठी किंवा ते बिनजमारी किंवा दाखल करण्यासाठी प्रयत्नशील राहतील. यासाठी आम्ही जॉईंट मीटिंग घेतलेली आहे. आणि म्हणून येणाऱ्या दिवसामध्ये कुठल्याही वकिलांवरती अन्याय होत असेल, अत्याचार होत असेल, त्यासाठी मी आणि माझा DBF तुमच्या पाठीशी राहील, खंबीरपणे राहील अशी मी तुम्हाला ग्वाही देतो आणि माझ्या शब्दांना विराम देतो. जय हिंद. प्रदेश अध्यक्ष विलासजी राऊत, महाराष्ट्र कोर कमिटीचे सदस्य जिल्हा अध्यक्ष सन्माननीय छत्रपालजी शर्मा, जिल्हा वकील संघटनेचे अध्यक्ष रोशनजी बागडे, माजी अध्यक्ष कमलजी सतुजा, मीडिया सलाहकार गणोरकर, येथे उपस्थित असलेले अधिवक्ता, भारतीय अधिवक्ता संयुक्त मंचचे सर्व सन्माननीय पदाधिकारी, फॅमिली कोर्ट बार असोसिएशनचे पदाधिकारी, उपस्थित बंधू आणि भगिनी, कमल सरांनी खूप सुंदर आणि चांगल्या शब्दामध्ये वकिलांच्या तक्रारी, वकिलांचं घराणा म्हणून त्याला आपण सांगितलेलं आहे. मी कमल सरांना नेहमीच म्हणायचो, कमल बाबू तुम आंधी हो कल के महात्मा गांधी हो. आज खऱ्या अर्थाने ही गरज आहे. आज वकिलांचं प्रत्येक शहरामध्ये, मग तालुका असो, जिल्हा असो, राज्य स्तरावर असो सर, आज आपल्या संघटना आहेत, पण ह्या संघटना कुठेही एकजूट होऊन लढताना दिसत नाही. वकिलांच्या हक्कासाठी सुद्धा लढताना दिसत नाही. राष्ट्रीय अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंचच्या माध्यमातून वलेजा सरांच्या नेतृत्वामध्ये एक कुठेतरी हे संघटन दिसून राहिलेलं आहे. ज्या संघटनेमध्ये जात, धर्म, पंथ काही बघितला जात नाही. तो वकील आहे आणि वकिलाच्या सुरक्षेसाठी ॲडव्होकेट प्रोटेक्शन ऍक्ट हा कसा लागू होईल
वकिलांना सुरक्षा कशी प्रदान केल्या जाईल याच्यासाठी झगडणारा हा मंच आहे. आणि ज्या पद्धतीने नागपूर शहरामध्ये राऊत सर असो, शर्माजी सर असो, त्यांचे सर्व सहकारी असो, प्रामाणिकपणे राऊत सर तर आमचे अग्रेसिव्ह नेते आहेच, पण वकिलांच्या हितासाठी लढतात. परंतु काही बागडे सरांनी सांगितल्या काही घटना झालेल्या, त्या घटना सुद्धा संघटनेपर्यंत गेल्या पाहिजे. तुमच्याशी जर एखादी घटना घडली, तुम्ही आपल्या स्तरावरती निपटण्याचा प्रयत्न करता, परंतु जेव्हा तुम्ही संघटनेकडे जाता आणि जेव्हा तुला संघटनेची ताकद मिळते, त्यावेळेस तुमच्यावर झालेला अन्याय हा निश्चितच संघटनेवर झालेला अन्याय असं समजूनच संघटना तुमच्यासोबत लढायला तयार होते. परंतु आज जो ट्रेंड झालेला आहे की मी बघून घेईल, मला संघटनेशी काही घेणं देणं नाही, मी माझं सर्व माझे सहकारी मित्रांच्या माध्यमातून करून घेईल आणि मग तिथे जर काही झालं नाही तर मग संघटनेला दोष द्यायचा की संघटना आमच्यासोबत येत नाही. आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सर हमारे जिला बार एसोसिएशन के मेंबर है, वही हमारे गृह मंत्री भी है, लेकिन शोकांतिका यही है कि आज सबसे ज्यादा गुन्हे हमारे वकीलों के ऊपर ही रजिस्टर हुए. इथे एखाद्या पक्षाचं संघटन घेऊन, पक्षाची विचारधारा घेऊन काही वकील मंडळी आपल्याच वकील भावाशी, बहिणींसोबत झगडत राहतात. माझं त्यांना सगळ्यांना एकच विनंती आहे, प्रत्येक पक्षाचे सेल असतात, त्या सेलचा उद्देश हाच आहे की ज्यांची ज्यांची सत्ता राज्यात येईल त्यांनी आपल्या वकिलांशी संबंधित, आपल्या ज्युडिशरीशी संबंधित किंवा न्यायिक प्रक्रियेशी संबंधित काही जर डेफिशियन्सी असतील किंवा काही प्रॉब्लेम्स राज्य स्तरावर असतील, त्या सोडवण्यासाठी हे सेल्स असतात, ना की आपण आपल्या वकिलांमध्ये झगडे करण्यासाठी. म्हणून माझं सगळ्यांना एकच विनंती आहे की पक्ष, जाती, धर्म, भेद सगळं सोडून आपण वकिलांच्या हितासाठी, वकिलांच्या सुरक्षेसाठी, आता तुम्हाला तर माहिती आहे की आपण घरातून निघालो, पुढे गेल्यानंतर काय होतं, घरी माणूस वापस जातो की नाही जात. कोरोनासारख्या परिस्थितीमध्ये ज्यावेळेस कमल सर अध्यक्ष आणि मी सचिव होतो, मी तर सुरुवात प्रत्येकाला म्हणतो की असा टेन्युअर कुणाला मिळाला नको. परंतु त्या टेन्युअर मध्ये ज्यावेळेस मी सेक्रेटरी म्हणून, कमल सरांची दूरदृष्टी खूप मोठी आहे. कमल सरांनी एकच सांगितलं की नितिन भाई ये बहुत दूर तक चलने वाला है, इसका ये लॉकडाउन बहुत दूर तक चलेगा. त्यावेळेस आम्ही एक मीटिंग बोलवली. बीइंग अ सेक्रेटरी मी मेसेज टाकला की सोमवारी जिल्हा वकील संघटनेच्या कार्यकारिणीची तातडीची मीटिंग कोरोनाच्या अनुषंगाने बोलवण्यात आलेली आहे. त्या मेसेजवर मला एक रिप्लाय आला, त्या ग्रुपवरच, नाव नाही सांगणार कोणाचं, पण तो रिप्लाय काय होता, इतका हॉरिबल होता. इट इज द स्टुपिडिटी ऑफ सेक्रेटरी टू कॉल मीटिंग इन सच अ पेंडेमिक. आम्हाला एक्झिक्युटिव्ह कडनं अपेक्षा कोणतीच नव्हती, पण जे टॉपचे पदाधिकारी होते, मग अध्यक्ष, सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष, सहसचिव, ट्रेझरर, लायब्ररी इन्चार्ज, परंतु जेव्हा मीटिंगला होतो मी आणि कमल सर, आम्ही दोघंच मीटिंग मध्ये बसलो. आम्ही दोघांनीच ठराव घेतला आणि आम्ही दोघांना जो निर्णय घ्यायचा होता तो आम्ही घेतला आणि वकील बांधवांना आर्थिक मदत सुद्धा आम्हीच केली आणि बार काउन्सिलच्या माध्यमातून जे काही सहकार्य झालं ते आम्ही केलं. मलाही परिवार होता, माझे वडील वयोवृद्ध होते, माझी मुलं होते, मिसेस म्हणायची नकोच होती, पण वकिलांसाठी आम्ही आलो. कमल सरांनाही काही बिमारी कमी नाही आहे, त्या चेहऱ्या, हसऱ्या चेहऱ्याच्या मागे खूप सारं दुःख सुद्धा लपलेलं आहे, परंतु त्या सगळ्यांना दूर ठेवून वकील हाच आपला केंद्रबिंदू हे ठेवून आपण हे केलेलं आहे. निश्चितच वालेजा साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये हा मंच एक चांगलं कार्य करीत आहे आणि एक वकिलांच्या हितासाठी कार्य करत आहे. निश्चितच आम्ही जरी या मंचचे पदाधिकारी नसलो तरी आम्ही सरांच्या विचाराचे लोक आहोत. वकिलांची सुरक्षा ही आमची पहिली प्रायोरिटी राहील आणि मी सरांना ही सुद्धा विनंती करतो की आपण, कारण की बार काउन्सिलच्या माध्यमातून हे बिल बार काउन्सिल ऑफ इंडिया आणि
सेंट्रलमध्ये पोहोचलेलं आहे, परंतु राज्य शासन, केंद्र शासन किंवा बाकीच्या संघटना कोणत्याही प्रकारचं आंदोलन ते केलं नाही, जेणेकरून सरकारला ते बाध्य करण्यासाठी आपण प्रवृत्त करू शकू. तरी मी सरांना म्हणतो की आपण आपल्या मंचच्या माध्यमातून आता आपला तर पूर्ण महाराष्ट्र राज्य देशभर काम असल्यामुळे आपण सर्व तालुका, जिल्हा सगळ्या संघटनांना घ्या, त्यांना एकजुटीने एक दिवस महाराष्ट्र बंदचा स्ट्राईक घ्या, जेणेकरून आपली आवाज ही केंद्रापर्यंत पोहोचली पाहिजे आणि वकिलांना सुरक्षा मिळाली पाहिजे. बस हीच मी एक अपेक्षा व्यक्त करतो आणि मला इथे जो मान सन्मान आणि बोलण्याची संधी दिली त्याच्याबद्दल मी अजूनही आभार व्यक्त करतो. हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी चंद्र कुमार बलिजा जी आज के कार्यक्रम के अपने उपस्थित अपने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जी विलास सर, राहुल सर और अपने नागपुर जिला अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य श्री छत्रपति शर्मा सर, मंच पे उपस्थित अपने कमल सर और रोशन बागड़ सर. मैं आज की जो अपनी मीटिंग है इसका उद्देश्य है चलो दिल्ली अभियान. चलो दिल्ली अभियान ये एक नारा नहीं है, एक अपना एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए एक लड़ा है, युद्ध है. हम जब से मंच से जुड़े हैं, अभी एक साल जुड़ा हूँ मैं, एक साल से ज्यादा हुआ मैं मंच से जुड़ती हुए. यहाँ पे एक चीज का मैंने देखा है कि मेन फोकस है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट. और मैं अभी ये चीजों को ना देखते हुए बाकी चीज अपने अध्यक्ष जी महोदय जी बोलने वाले हैं. मैं सिर्फ आपको कुछ मीडिया के बारे में बताना चाहता हूँ. मीडिया ने अब तक कौन कौन सी चीजें की है और कौन कौन सी चीजों तक बढ़ रहा है. पहला है हमारे संगठन का सबसे पहला वर्तमान पत्र एबीएसएम भारत न्यूज. हमने मनोज संपाल सर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महोदय जी एवं हमने मिलकर राष्ट्रीय मीडिया टीम ने मिलकर तैयार किया है, जो ऑलरेडी प्रकाशित हो चुका है, जो सबसे पहला वर्तमान पत्र था. अपने संगठन का एबीएसएम भारत न्यूज यह यूट्यूब चैनल भी है, जो भी लाइव स्ट्रीम है, सब चीजें चलने वाली है. और दिल्ली में जो अधिवेशन होने वाला है वो चीजें भी वहां पर होने वाली है. उसके बाद जो आप लोग देख पा रहे होंगे ऑल इवेंट इन दिल्ली नाम से हमने एक वेबसाइट पे लॉन्च किया गया है, जो मनोज सर हम पोस्ट करोगे. यह एक वेबसाइट भी हमने लॉन्च कर चुकी है, जो एक चुका है. और जो बाकी चीजें हैं हमारे अध्यक्ष जी आपको बताएंगे. धन्यवाद. मी आमचे प्रदेश अध्यक्ष श्री विलासजी राऊत यांना विनंती करतो. ये डायमंड्स है, डायमंड्स, क्योंकि हमारे कमल भाई ने भी बताया कि डायमंड्स है, क्योंकि देखो जिसके दिल में कुछ है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू होना चाहिए, वो व्यक्ति यहाँ पर अपने क्लाइंट्स की दो बातें सुन के यहाँ आया है. क्योंकि मेरे जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं सबके पास केसेस है और सब बिजी, सबका बिजी रूटीन है. उसके बावजूद हमारा पूरा साहब कहाँ यवतमाल से आए हैं. सोचिए इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद हम यहाँ आए हैं. मैं महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाते मैं तहे दिल से सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मित्रों. और मुझे पूरी उम्मीद बनी है कि यहाँ 31 तारीख को जो अधिवेशन होने जा रहा है हमारे संगठन का अखिल भारतीय संघर्ष मंच का, इस संगठन में 17-18 राज्य के लोग वहां आ रहे हैं. आपको पता है कि हमारे भारत देश के कानून मंत्री मेघवाल साहब, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता मैडम जी और कई बड़े बड़े विद्वान लोग वहां पर आ रहे हैं. तो कहने का मतलब यह है कि वहां मुझे पता है कि कुछ न कुछ पॉजिटिव बात जरूर होने वाली है. मुझे तो ऐसा अंदर से फील हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये सारे लोगों को हमारा प्रेशर ग्रुप इतना जबरदस्त बन जाए वालिजा साहब के नेतृत्व के अंदर में कि इस भारत सरकार को एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू करना पड़े. क्या पता शायद घोषणा हो जाए वहां पर, और वो दिन हमारे लिए ऐतिहासिक दिन रहेगा दोस्तों. यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति एक लड़वैया है, यहाँ पर एक लड़ा हुआ एक लड़वैया है जो एडवोकेट प्रोटेक्शन के लिए लड़ा. हमारे आने वाली जो पीढ़ियां है, ये आने वाली पीढ़ियां हम भले हमको ये एडवोकेट प्रोटेक्शन का फायदा नहीं होगा, लेकिन हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो आने वाली पीढ़ियों को हमारा इस एडवोकेट प्रोटेक्शन का बहुत बड़ा लाभ होने वाला है. इसलिए हम लोग प्रयास करें. अभी हम लोग कुआं खोद रहे दोस्तों, हम एडवोकेट प्रोटेक्शन के लिए कुआं खोद रहे हैं और जिस दिन बन जाएगा हम कुआं खोदेंगे. इसका जो पानी है, मतलब इसका जो बेनिफिट है हमारे आने वाली पीढ़ी को होने वाले हैं. तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा. आज हमारे इतने भयंकर बिजी शेड्यूल में से भी शेड्यूल मैंने समय निकाल के सब लोग आए हैं. केवल हमारे नेशनल प्रेसिडेंट वले साहब इनको सुनने के लिए मित्रों.
मैं स्पेशली तहे दिल से कमल सतपुजा साहब, एक्स प्रेसिडेंट, हमारे बागले साहब, प्रेसिडेंट तथा मेरी सभी बहनें, सब मेरे भाई लोग, सब सीनियर लोग, सबके नाम नहीं लूंगा, समय कम है अपने पास में, तो मैं इनका सबके शर्मा जी सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और खास तौर से ये जो वहां आए हैं, तो यहाँ पर आने का एक ही मकसद ये है कि 31 तारीख को जो हमारा अधिवेशन होने जा रहा है, तो वो एक यहाँ पर एक वो टाइम, मतलब यहाँ पे ये देखने आया कि यहाँ पर कितने लोगों को उत्सुकता है। जब उन्होंने देख ली है कि ये जो लोग यहाँ हैं, ये जो लोग हैं, ये लोग 500 लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 500 पीपल्स का लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। सर मैं आपको चाहूंगा, हम जहां जहां एजुकेशन करते हैं हम लोग, ये सारे लोग मेरे भाई बहन में हमारे साथ में रहते हैं। तो मैं इनके बारे में एक बात ये कहना चाहूंगा कि अभी तक पिछले 2 साल में, सर मैं एक बात कहूंगा, एक मिनट ज्यादा लूंगा मैं, मुझे जब भोपाल के अंदर में सबसे पहला अधिवेशन जब हुआ था 2 साल पहले, तो मैं वहां जब गया तो वहां पर मेरे 15-20 मिनट का भाषण हुआ। तो वो भाषण मेरा समाप्त होने के बाद में 30-40 वकीलों ने मेरे कार्ड मांगे, वहां के लेडीज जेंट्स वकीलों ने, और मेरा भाषण इतना प्रभावी रहा, मुझे तुरंत वहीं पर ही हमारे वलीय साहब ने मुझे महाराष्ट्र प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिए। तो मैं पहली रूप से शुक्रिया अदा करता हूँ वलीय साहब का कि जिन्होंने मुझे चुना है, और मैं अपना एक उत्तरदायित्व समझता हूँ। मैं 100% कटिबद्ध हूँ इस एडवोकेट को आगे ले जाने के लिए, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जागृति तैयार करने के लिए। और मैंने डायमंड हीरे जैसे शर्मा जी साहब हमारे हीरे है, ऐसे कई हीरो को प्रतीक गणोकर है, ऐसे कई डायमंड को चुन के डायमंड को यहाँ पर इस एडवोकेट के लिए, इसके प्रयास के लिए बड़े बड़े सब डायमंड को, हमारे वोरा साहब, हमारे शर्मा साहब, कितने सारे लोग हैं, जायसवाल साहब, हमारे कमल सतपुजा साहब, हमारे बागले साहब, ये सब लोगों के अंदर में जो अलग अपनी चढ़ाई है एडवोकेट के लिए, ये सारे लोग हम सबके साथ में मित्रों, और ये हमारे बहुत बड़ी ताकत है मित्रों हमारी। तो मैं वलीय साहब से मैं ये कहना चाहूंगा, सर ये हमारी ताकत है, और ये सारे लोग हम आपके हाथ मजबूत करने वाले सर, हम ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर हम लोग दिल्ली आएंगे और आपके हाथ हम मजबूत करेंगे, क्योंकि आपका जो इंटेंशन है, आपका इंटेंशन हम सबको भाइयों के लिए मित्रों। खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे 2 साल से हमारी जो एजुकेशन चलती थी हमारे यहाँ पर, तो हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर किसी ने किया है तो 3 लोगों ने किया है। एक एडवोकेट हमारे जो दिल्ली के जो प्रेसिडेंट है रोशन बागले सर, दूसरे कमल सतपुजा सर एक्स प्रेसिडेंट, और तीसरे हमारे अभी मेरे ख्याल से देशमुख साहब चले गए। तो इन लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया है कि जब हमारे एजुकेशन होते थे तब तक डीबे के लोग ये सब हमारे साथ में आते थे, कई बार हमारे साथ में आए, कभी पैदल यात्रा में बोलो, एजुकेशन में बोलो, कहीं निवेदन देने के लिए बोलो, मतलब डीबे का, एक्स डीबे के बॉडी का, प्रेसिडेंट डीबे के बॉडी का हमें इतना प्रोत्साहन मिल चुका है दोस्तों, क्या बताऊं आपको मैं। और बताता आपको कि कोई एक व्यक्ति कागज बनाता है, हम सब ने ये जो कागज बनाए यहाँ पर, तो इसको सबको लेके चलने वाले हमारे डीबे की जो बॉडी है, मैं तहे दिल से बहुत उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उनको, और उनकी अपेक्षा करता हूँ कि आगे भी वो हमें ऐसे साथ देते रहेंगे। मैं ज्यादा समय लेने हुए मैं सबको फिर से बधाई देता हूँ, और आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप प्लीज दिल्ली में आइए और हमारे वलीय साहब के हाथ मजबूत कीजिए। थैंक यू वेरी मच, आपको सबसे जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू। हर कोई होश खो देता है, और वैसे यदि राउत साहब ने यदि एड्रेस किया तो जो अधिवक्ता कुछ करने वाला नहीं हो ना, तो वो भी शुरू पड़ जाता है कि अब मेरे को कुछ करना है। और ऐसे जोशीले भाषण के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, और उनका शुक्रिया इसलिए भी अदा करता हूं कि मेरी अगर मंच में एंट्री हुई है तो ये विलास राउत सर इनके कारण हुई है, और इन्होंने मुझे मंच में लाया, और उन्होंने इस मंच के माध्यम से कार्य करने के लिए हमको प्रेरित किया, और ये हमारा कारवा अभी धीरे धीरे बढ़ता गया। अब इसमें आप लोगों को बताते हुए हमको हर्ष हो रहा है कि हमारे मंच के जो उद्देश्य क्या है। तो पहली हमारी मंच की मांग है वो ये है कि देश में अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू हो। अब वो अधिवक्ता सुरक्षा कानून किस प्रकार हो, तो वो प्रभावी रूप से लागू हो, उसका कुछ मतलब रहे। एक नॉमिनल अधिवक्ता सुरक्षा कानून हमको नहीं होना, उस
अधिवक्ता सुरक्षा कानून में अधिवक्ता की आर्थिक, सामाजिक, राजकीय और व्यक्तिगत सुरक्षा उसको मिले उस अधिवक्ता सुरक्षा कानून के माध्यम से। और इसलिए हमारी दूसरी जो मंच की जो मांग है वो ये है कि हमारे जो जूनियर अधिवक्ता है उनको स्टाइपेंड की व्यवस्था हो, कम से कम 3 वर्ष तो भी, ताकि क्या होता है कि जो होशियार बच्चे होते हैं, जो क्रीम बच्चे होते हैं, वो बच्चे आर्थिक समस्या के कारण उनका पेट्रोल नहीं निकल पाता, उनकी कमाई नहीं होती, तो वो लोग कहीं तो भी नौकरी करना शुरू कर देते हैं। तो हमारी ये जो जस्टिस डिलीवर सिस्टम है उसमें इन जूनियर होशियार बच्चों का हमको योगदान नहीं मिलता, और इसलिए उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए कम से कम जूनियर लोगों को कम से कम 3 वर्ष तो भी स्टाइपेंड की व्यवस्था सरकारें या बार काउंसिल्स करे। उसके बाद में तीसरी जो हमारी प्राइम जो चिंता है कि अधिवक्ताओं पर दिन ब दिन होने वाले हमले, जो अटैक होते हैं छोटी छोटी बातों के को लेकर, तो हम एक तरफ अपने आप को कोर्ट ऑफिसर कहते हैं, हमको माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि भाई अधिवक्ता ये कोर्ट ऑफिसर है, तो कोर्ट ऑफिसर होने के बाद जिसके बगैर जस्टिस डिलीवर सिस्टम पूरा नहीं हो सकता है, फिर उसको लोक सेवक जैसा दर्जा क्यों ना मिले? लोक सेवक जैसा यदि दर्जा मिलता है तो किसी अधिवक्ता के ऊपर किसी तरह का एट्रोसिटी होता है, किसी तरह का हमला होता है, तो 353 जैसे अगर ऐसे प्रावधान किया गया तो शायद इन हमलों में कमी हो सकती है। यानी लोगों को डर पैदा होगा कि नहीं अधिवक्ता के ऊपर अगर हमने हमला कर दिया तो हमारे ऊपर भी 353 जैसा कि एक सरकारी काम में बाधा डालने का जो काम है वो काम हमने किया है, उसके लिए जो पनिशमेंट है, उसके लिए जो धारा लगेगी वो धारा का प्रावधान होना चाहिए। उसके बाद में हमारी देश के सदनों में अधिवक्ताओं की आवाज को पुरजोर तरीके से रखने के लिए हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है। जैसे शिक्षक का एक आमदार पहुंच जाता है, परंतु हमारे लिए, हमारे हित के लिए सदन में, देश के सदनों में अपनी आवाज रखने वाला, प्रतिनिधित्व करने वाला एक हमारा व्यक्ति सदन में जाना चाहिए। यह हमारी चौथी मांग है। उसके बाद में अधिवक्ताओं को किसी तरह की आर्थिक सुविधा तो है नहीं, पेंशन नाम की चीज है नहीं, फिर भी वो अगर लीगल एड ने हमको काम दे दिया तो करेंगे, कोर्ट का बिजनेस बना दिया तो हम करेंगे, हम मना नहीं कर सकते। तो हमें फ्रंट वर्कर घोषित किया जाए, क्योंकि हम क्रिमिनल्स के बीच में भी काम करते हैं और कभी कभी क्रिमिनल्स इसका विरोध का हमको सामना करना पड़ता है। किसी को न्याय दिलाने के लिए जब हम खड़े होते हैं तो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हमारे जान से खेलने के लिए भी आगे पीछे नहीं सोचते हैं, और इसलिए ये जो अधिवक्ता है जिसे केवल कोर्ट ऑफिसर ना माना जाए बल्कि इसे फ्रंट वर्कर भी घोषित किया जाए। फिर उसके बाद में आगे अभी हमने ये देखा है कि कोविड के समय में हमारी आर्थिक अधिवक्ताओं को आर्थिक ऐसी कोई सुरक्षा न होने के कारण बड़ी दिक्कतें हुई। कई लोगों की इस तरह की समस्याएं हुई है कि उनको घर चलाना मुश्किल हो गया था। हम लोगों ने मदद करी है, हमारे डीबीए के माध्यम से कमल सर ने घर घर जा जाकर मदद करी है। तो ये कहीं तो भी आर्थिक रूप से अधिवक्ता सुरक्षित रहना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि जिस जो व्यक्ति अकेला एक कमाने वाला है और वो वकील है और उसके परिवार में 3-4 मेंबर है, उसके माता पिता है, और ये अगर बूढ़ा हो जाता है तो इसको क्या? तो इसके लिए अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना भी सरकार उसके ऊपर भी विचार करे, क्योंकि ये पढ़ा लिखा वर्ग है
ग्रेजुएशन के बाद में डबल ग्रेजुएशन की डिग्री लेता है, तो इसकी सुरक्षा का सरकार ने व्यवस्था न करना ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। और इसलिए अधिवक्ताओं को पेंशन योजना लागू हो, यह भी हमारे मंच की मांग है। उसके बाद में सातवीं हमारी जो डिमांड है वो ये है कि अगर हमारे अधिवक्ता साथी के परिवार में या अधिवक्ता साथी कभी गंभीर बीमारी से सफर हो जाता है, तो उसको इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों पे निर्भर होना पड़ता है। और सरकारी अस्पतालों के बारे में तो हम सब जानते हैं कि जहां हाथ पे तो सरकारी अस्पतालों की तरफ जाना पड़ता है। तो इसलिए हमारे ये जो अधिवक्ता साथी है, उन लोगों के स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा की व्यवस्था सरकार करे, 30%, 70% ऐसी भागीदारी करके, कुछ बार काउंसिल की और कुछ इनकी, इस तरह का करके कुछ तो भी व्यवस्था करे और ये प्रावधान एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में रहे। उसके बाद की जो आयुष्मान भारत योजना है, उसका भी लाभ हमारे अधिवक्ता साथियों को मिले। और हमारी एक और मांग है कि अभी हम लोगों का तो ठीक है, हम शहर में रहते हैं, हम लोग ई फाइलिंग कर सकते हैं, परंतु कुछ बातें जब हम गांव-गांव दौरा करते हैं, जब गांव-गांव जाते हैं, तहसील लेवल पे जाते हैं, तो कुछ समस्याएं ऐसी आ रही हैं। छोटी-छोटी एप्लीकेशन फाइल करने के लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हर किसी वकील के यहाँ पे नहीं है, और इसलिए उसको ये जो ई फाइलिंग सेंटर खुले हुए उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। अब जब कोर्ट बोलता है कि एक सिंपल सा छोटा सा प्रोसेस फाइल करना है, जाओ ई फाइलिंग के पास में पहुंचो, वहां खड़े रहते हैं तो वहां ऑलरेडी भीड़ रहती है, शाम हो जाती है, 5 बज जाते हैं, कोर्ट उसको भी एडवर्स ऑर्डर कर देता है। तो ये जो ई फाइलिंग की जो समस्या है, ये ई फाइलिंग एक सुविधा न होते हुए एक समस्या बनते जा रही है, तो इसका भी निराकरण कुछ किया जाए, ये हमारी नौकरी मांग है। और ये सारी समस्याओं को लेकर हम लोग जो हमारे मंच के पदाधिकारी है चिंतित है, और इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हम जब भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपना समय दो, मैं ये कहूंगा, मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि हम लोग सभी प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं। कभी हमारी केस अमरावती डिस्ट्रिक्ट में है, तो कभी हमारी वर्धा डिस्ट्रिक्ट में है, तो कभी योजमान में, जहां जहां हम हमारे काम के लिए जाते हैं। नागपुर में तो ठीक है, हमारे पास काफी काम होता है, परंतु जब बाहर आ जाते हैं तो एक ही केस लेके जाते हैं। वो केस खत्म होने के बाद 2 या 4 घंटे आप वहां की जो बार एसोसिएशन है उनके अध्यक्षों से मिलो, उनके सचिवों से मिलो, वहां के स्थानीय अधिवक्ता साथियों से मिलो, उनको प्रेरित करो कि ये जो मंच है इस तरह का कार्य कर रहा है, और अपने मंच के साथ में मंच का प्रचार, प्रसार और विस्तार करो। और क्योंकि क्या है, हम अगर अकेले और ऐसे 2-4 लोग यदि इस मांग को लेके चलेंगे तो शायद प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसलिए आज यहां से जब आप निकलोगे तो इस प्रण के साथ निकलो कि हम जहां जहां जाएंगे वहां हम अधिवक्ता है, अधिवक्ताओं का हित, कल्याण, सम्मान और सुरक्षा के लिए हमको ये भी काम करना है। तो और हमारे जो पीढ़ी है उस आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले अधिवक्ताओं के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं उसकी कोशिशें करो। और एक बात जाते जाते आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मुझे उनकी एक पंक्तियां किसी कवि की याद आ गई है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा का खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। भाइयों बहनों, जैसा कि आपको मालूम है
कि हमारा 31 मई 2025 को दिल्ली में NCMD हाल में जो है अधिवेशन होने जा रहा है। मुख्य कारण जो है आज उसी की वजह से जो है मीटिंग रखी गई थी। मंच के बारे में तो हमारे शर्मा जी ने, राउत साहब ने, सबने बता दिया और आप भी जानते हैं, तो बार बार उसको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप एक मंच के सिपाही हैं और वकीलों के हित कल्याण सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। हमारा 31 मई 2025 का जो उद्देश्य है, हमने दिल्ली ही क्यों चुना? हमने दिल्ली इसलिए चुना कि दिल्ली में पूरी सरकार नहीं बैठी। जब तक उसके कान में आवाज नहीं जाएगी तब तक हमारा एक भी मकसद पूरा नहीं होगा जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। इसलिए हमारी, हालांकि दिल्ली की टीम हमारी सक्रिय नहीं है, आज महाराष्ट्र की टीम इतनी सक्रिय है कि पूरे हिंदुस्तान जो है, पूरे भारत में जो अखिल भारतीय जनता मंच है, महाराष्ट्र की तरफ देखता है कि महाराष्ट्र की टीम इतनी सक्रिय टीम दिल्ली में नहीं है। इसके बाद भी हमने दिल्ली का निर्णय लिया, इसलिए लिया कि दिल्ली में सरकार है, वहां हम अपनी क्रम में जो है हमारा जो मेन उद्देश्य एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, दूसरा वकीलों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम, तीसरा वकीलों की पेंशन, ये 3 मुद्दों को लेकर जो है अपन दिल्ली में अधिवेशन कर रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे मंच में भी ऐसी हस्तियां हैं जिनकी मंत्रियों से या बड़े बड़े हस्तियों से जान पहचान है। तो दिल्ली में हमारी मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता जी, उनको भी इन्वाइट किया गया है। दूसरा अपने लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला साहब, उनको भी इन्वाइट किया गया है। तीसरे विधि मंत्री हैं अपने अर्जुन मेघवाल साहब, उनको भी इन्वाइट किया गया है। और चौथा हर्ष मल्होत्रा जी हैं, वो ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं। 4 लोगों को हमने इन्वाइट किया है। तो ऐसी उम्मीद है कि 4 में से 2 तो कम से कम हमारे कार्यक्रम में आएंगे, और जब वो कार्यक्रम में आएंगे तो हम अपनी बात उनके पास रखेंगे, और हो सकता है कि हमारी बात वो मान लें और घोषणा कर दें। तो मुख्य उद्देश्य हमारा दिल्ली में रखने का ये था। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जितने बैठे हैं सब शायद दिल्ली की तैयारी में होंगे, कोई इसमें बाकी नहीं होगा एक आदमी, क्योंकि जो यहाँ पर आया है तो जरूर दिल्ली जाने की तैयारी में होगा। सब तैयार है आप लोग? यस सर। कि हम देखो, कोई भी काम अकेला मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता अकेला। ये टीम वर्क से काम होता है। आज हम मंच क्यों बनाया था? इसलिए कि हमारी रेंटल पार्टी जो है DCI स्टेट बार, ये वकीलों के लिए काम नहीं कर रही। इनको तो सिर्फ अपना हित दिखता है, अपना हित कर रहे हैं। अब आप देखो मध्य प्रदेश में 5 साल कार्यकाल होता है, स्टेट बार कौन देता है? इन्होंने एक प्रस्ताव पास कर दिया कि साहब कोरोना के 2 साल हम काम नहीं कर पाए, इसलिए 2 साल आगे बढ़ा देते चुनाव। दुनिया ने काम किया, सरकार ने काम किया, आपने क्या किया? चलो ठीक है 2 साल छोड़ दो, अभी 3 साल में क्या किया आपने वो तो बता दो। तो हमने जो है पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल की कि साहब इन्होंने अवैध इलीगल ऑर्डर पास किया है, इसको निरस्त किया है। तो उन्होंने स्टे कर दिया, अभी फिलहाल पिटीशन अलाउ कर दी, नोटिस ऑर्डर कर दिया और स्टे कर दिया कि नहीं ये इलीगल तरीके से बढ़ाया गया, इसको वो अपन स्टे नहीं कर सकते, तो उसको स्टे कर दिया। तो इस तरीके से जो है स्टेट बार काम कर रही है। अगर यही आप 2 साल छोड़ दो, 3 साल अगर आपने वकीलों के हित में काम किया होता आज, तो कुछ ना कुछ तो मिल जाता वकीलों को। एक भी बात बता दें, चाहे फिर भी अपनी क्या तहसील बार, डिस्ट्रिक्ट बार ये रहती है वकीलों के लिए, वकीलों के हित के लिए, कल्याण के लिए रहती है, लेकिन स्टेट बार भी DCI कम नहीं रहती। स्टेट बार अगर कहीं भी, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, MP में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो, दिल्ली की स्टेट बार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कम से कम सरकार से मिलकर वकीलों के हित में एक काम किया है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम। दिल्ली के हर वकील को जो है, देश में पहला ऐसा प्रदेश है कि वहां पर हर वकील को जो है 5 लाख की मेडिक्लेम, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस विद फैमिली, उसमें परिवार बच्चे भी हैं। तो दिल्ली सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो दिल्ली अपनी स्टेट बार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये काम किया। और दूसरा राजस्थान बार को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी जो है विधि मंत्री से मिलकर राजस्थान में प्रोटेक्शन लागू कराया। और दूसरा वकीलों के एक काम ये किया कि वकीलों की डेथ पे 1 लाख रुपए बात देती थी, तो उसको बढ़ा के 8 लाख कर दिया, और इलाज के लिए 50,000 देते थे, उसको 4 लाख कर दिया। तो ये वकीलों के हित में कम से कम काम हो रहे हैं, तो एक खुशी होती है। नहीं तो वकील का आज कौन है?
आज आप बीमार हो जाओ, अस्पताल में जाओ, पेट बचा जमा कर दो, हर दूसरे दिन 1 लाख कर दो, 2 लाख कर दो, तो आदमी इसी में दब के खत्म हो जाता है। तो इस बारे में, वकीलों के बारे में कोई नहीं सोचता, इसलिए अपन ने मंच का गठन किया था। और मंच के गठन के बाद आज टीम वर्क इतना है कि पूरे हिंदुस्तान में आज वकीलों को विश्वास हो गया है कि मंच के माध्यम से वकीलों के हित में काम होगा, वकीलों के कल्याण में काम होगा, वकीलों की सुरक्षा के लिए काम होगा। इतना वकीलों में जो है विश्वास जागा, एक मतलब उम्मीद की किरण जागी है। तो उसी के लिए हम काम कर रहे हैं सब मिलकर, और ये टीम वर्क का काम होता है। अपन टीम वर्क से काम कर रहे हैं, दिन पे दिन एक एक मोती को हम इकट्ठा कर रहे हैं। अभी आधी माला बनी हमारी, जैसे पूरी माला बनेगी तो फिर हम जो चाहे वो करें। आज आप सभी का जोश देख के मैं तो एक ही बात कहूंगा, कोई नहीं टक्कर में, अखिल भारतीय जनता मंच के चक्कर में। तो मैं बस इसी अनुरोध के साथ कि आप और भी जो है जितने अपने साथी चल सकते हैं, एक अपने को शक्ति दिखाने का, शक्ति प्रदर्शन करने का एक अच्छा मौका है दिल्ली में। अगर हम अपने मकसद में कामयाब रहे तो हो सकता है कि हमें कुछ ना कुछ वहां से मिल जाए। तो इसमें चलें दिल्ली के लिए, तो एक अच्छा काम। तो इसी के साथ